व्यूअर्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड व्यूज़ बाय सिद्र अहमद। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो बहुत अहम है और हम तमाम लोगों की ज़िंदगी इससे मुतासिर हो रही है, जो कि है पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर, जिसको मैं अगर टॉक्सिक पॉलिटिकल कल्चर कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और टॉक्सिक इस वजह से है क्योंकि ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा हेट्रेड और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट पैदा कर रहा है टुवर्ड्स अवर पॉलिटिकल सिस्टम, बल्कि इसके साथ हमारी जो सोसाइटी है इस पर भी इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। किस तरीके से है और किस लिहाज से मैं इसको वाज़े करना चाह रही हूँ, मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊँगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर और मेंशन करना चाहूँगी कि अगर हम इस तरह की टॉक्सिसिटी सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर तक महदूद कर दें तो यकीनन ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हम दुनिया भर में जिस तरीके से ट्रेंड्स को चेंज होते हुए देख रहे हैं और जिस तरीके से पॉलिटिकल नैरेटिव्स बिल्ड किए जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वो कोई बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जितना रिसेंट आपने डेवलपमेंट देखी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जब कैपिटल हिल पे अटैक हुआ है प्रोटेस्टर्स की तरफ से, और जितनी एक पामाली डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो नज़र आ सकती है वो आई है। लेकिन ये बात सिर्फ एक अचानक से रूनुमा होने वाला कोई वाक़या नहीं है। इसके पीछे यकीनन एक्स प्रेसिडेंट ट्रम्प की जितनी भी पॉलिटिकल कैंपेन रही है और जितना उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल जो इनिशियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन थी उसके दौरान भी जितना हेटफुल एजेंडा फॉरवर्ड किया था अगेंस्ट मुस्लिम्स, इमिग्रेंट्स और जितने भी वो लोग जो उनको वोट नहीं दे रहे वो कितने गलत हैं या कितने बुरे हैं, ये उन्होंने बार बार वाजे किया। तो अगर हम सिर्फ पाकिस्तान से महदूद रखते हैं तो ये बहुत ही नामुनासिब होगा। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी देखें, खासतौर पे इंडिया विच इज़ द रीजनल पावर, और वहाँ पे भी पॉलिटिक्स के ज़रिए एक शदीद किस्म की डिवाइड जो है वो सोसाइटी के अंदर पैदा की जा रही है। अच्छा, कुछ अर्से पहले तक अगर हम 20 साल 30 साल पहले तक भी देखें तो मामला निस्बतन बेहतर इस वजह से थे क्योंकि हमारे जो भी पॉलिटिकल या सोशल वैल्यू सिस्टम था वो किसी एक मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए इतना डायरेक्ट एक अटैक में नहीं था, जो कि आजकल बहुत आसानी से आप अपनी बात पूरी दुनिया में वायरल कर सकते हैं और एक गलत ख़बर, एक गलत बयान या एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो होता है वो बहुत जल्दी जो है वो लोगों तक पहुंचता है क्विकली विद इन फ्यू सेकंड्स। और फिर उसके बाद जिस तरीके से एक तूफ़ान या बदतमीज़ी मच जाता है, उसको कंट्रोल करना यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, पॉलिटिकल कल्चर पे पहले हम आ जाते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बनाने की ये कोशिश की है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है कि जो एक तहज़ीब और बात करने की एक लिहाज या एक पॉलिटिकल वे था वो बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है, जिसके बारे में जितने भी संजीदा तबके हैं, चाहे वो दानिश्वर हों, चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो वालिदैन में से हों या और किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, तमाम लोग इस बारे में कंसर्न है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक भेड़ चाल की नज़र हो जाते हैं और वो ब्लाइंडली उस तमाम ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं कि जो उनको मीडिया फीड कर रहा है या सोशल मीडिया फीड कर रहा है या उनके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो फीड कर रहे हैं। एंड बाय द वे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ फॉलोअर ऑफ सम काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन। वजह इसकी ये है कि आज की दुनिया में पॉलिटिक्स इज़ जस्ट लाइक यू कैन से एवरीडे थिंग। अब आपके लिए अपने आप को किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कनेक्ट रहना निस्बतन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपकी अपनी एक सोशल प्रोफाइल के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप कोई एक पॉलिटिकल विजन रखते हो। नो मैटर कि आपके विजन से लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपकी जो भी आइडियोलॉजी है या आप जिस भी लीडर को या पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आप फेवर करना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, तो ये आपका राइट है। लेकिन इस राइट के इस्तेमाल के लिए लिमिट्स को क्रॉस कर देना, अपनी 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 वैल्यूज़ को, अपनी अपनी जो नॉर्म्स हैं उनको तबाह कर देना किसी लिहाज से भी मुनासिब नहीं। तो मैं बहुत अरसे से ये सोच रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में बहुत ही अफसोसनाक और जिसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है वाक़या जो रूनुमा हुआ है, उसके बाद से और आज तक भी जिस तरीके से रिस्पॉन्ड हमारे यहाँ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने दिया है वो इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई तकलीफ़देह है उन तमाम लोगों के लिए जो इसको थोड़ा संजीदगी से सोचते हैं। जिसको नहीं सोचते उनको इससे कोई गर्ज नहीं होता कि वो इधर से उधर बात कोई फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आपकी ज़बान या आपकी की हुई बात जो होती है वो आपकी शख्सियत और सोच का एक बिल्कुल सही आईनादार होती है। तो आप इस तरीके से किसी दूसरे को अगर किसी भी लिहाज से मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिस्गस्ट फील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे शायद उस दूसरे बंदे की ज़ात पे इतना फ़र्क ना पड़ रहा हो, लेकिन आपकी अपना जो सोशल इमेज होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है।
अच्छा, ये तो आवाम की बात है, क्योंकि आवाम अमूमन देखा जाए तो वो एक सेट ट्रेंड के पीछे चलने वाली होती है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल कल्चर जो ओवरऑल पाकिस्तान में डेवलप हो चुका है उसकी बात करें तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे नज़र आते हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए थे कि मैं चाह रही थी कि आपको वन बाय वन उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बात करूं और आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हम इसमें से किन किन चीज़ों को जो है वो सही कर सकते हैं अपने तौर पे भी, या करवा सकते हैं थोड़ी आवाज़ उठा के, थोड़ी बात करके। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है लैंग्वेज। जिस ज़बान में, अच्छा अब इसमें लैंग्वेज ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के वे में ही सिर्फ नहीं है, बल्कि ये आप जिस भी कौम में शामिल होते हैं उस कौम का एक ओवरऑल जो प्रोफाइल होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है कि आप जिस कौम से वाबस्ता हैं वहाँ के लोग कितने ज़्यादा मेच्योर हैं, कितना ज़्यादा मामला फ़हम है और कितने ज़्यादा अल्फाज के चुनाव में मोहतात हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के अंदर भी, और मैं इसमें किसी भी गवर्नमेंट या अपोजिशन की बात नहीं करना चाहूँगी कि देखा जाए तो ये हर एक इसी एक रॉ में बह रहा है और कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा कि आपका बड़ा बाज़ दफ़ा अफसोस होता है कि अरे इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, चाहे वो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, वो इस तरह के बयान कैसे दे रहा है और उसके अगेंस्ट जो फिर एक रिएक्शन आता है वो उससे ज़्यादा इंटेंस होता है। तो दोनों सूरतों में हमें हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या और ऐसी शख्सियात हैं जिनका कोई इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है अपने अपने सर्कल्स में। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरे एक लिमिटेड सर्कल है, जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सुनते हैं। तो मेरी ज़िम्मेदारी है इस पोजीशन में होते हुए कि मैं अपनी ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ कि जिसके ज़रिए न सिर्फ मेरा एक पर्सनल इमेज बुरा जाए बल्कि बहुत ही गलत सोच या कोई ख़ास नैरेटिव जो है वो फॉरवर्ड हो। अब भले वो मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी किया हो। बाज़ दफ़ा आप ये करते हैं कि भाई हम कौन सा कोई पब्लिक फ़िगर हैं और हम ये बात कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं हूँ एज ए टीचर, या कोई आर्टिस्ट है जो कि बज़ाहिर कोई पब्लिक फोरम पे नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो सिर्फ उस वक्त इफ़ेक्ट नहीं करती है कि जब आप किसी पब्लिक पोजीशन पे हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर ही हो, बल्कि आप अपनी अपनी कैपेसिटी में, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे खुद चिल्ड्रन हैं, या फिर आप किसी भी स्टूडेंट हैं या किसी भी ख़ास स्टेटस के साथ माशरे में सर्वाइव करते हैं, ज़बान जो होती है, जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है उसका बहुत बड़ा असर होता है। अब वो नेगेटिवली ही ज़्यादातर आपके असरात देख रहे हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा केयरलेसली बात करने में और गैर मुहतात होते चले जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा असर हमारी ओवरऑल नेशन बिल्डिंग के अंदर आ रहा है। हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम नफ़रतें फैलाने में और दरार पैदा करने में, दिल बुरा करने में कितना ज़्यादा अपना हिस्सा रोज़ाना की बुनियाद पर डालते हैं। चाहे हम सोशल मीडिया पे डालें या जैसे जनरली हम डिबेट्स कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो इसमें हम यकीनन उन तमाम अखलाकियात को और लिमिट्स को भूल जाते हैं, सिर्फ ये बात वाज़ेह करने के लिए कि हम कितने सही हैं और दूसरा कितना गलत है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारी पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है वो एक्सट्रीम पोजीशनिंग है, और ये जब आप एक ब्लैक एंड वाइट में हर चीज़ को देखते हैं तो उस वक्त फिर जो बार्गेन होता है या निगोसिएशंस होती हैं उनका रास्ता बंद हो जाता है, डेडलॉक होता है। तो जो एक्सट्रीम पोजीशनिंग है किसी भी एंड से, पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो अपोजिशन की कैपेसिटी में हो या फिर वो गवर्नमेंट की कैपेसिटी में हो, एक्सट्रीम पोजीशनिंग कभी भी एक मीनिंगफुल और एक टैक्टफुल पॉलिटिशियन का वतीरा नहीं होता, ना होना चाहिए। तो इस बारे में भी मैं जितना सोचती हूँ कि हमारे और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों या उनके मिनिस्टर्स हों या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में वो कंपैरेटिवली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि वो अपनी जो पोजीशनिंग है टुवर्ड्स ओपोनेंट्स और टुवर्ड्स पीपल वो थोड़ी सी माइल्ड रखें, वो थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट रखें, ताकि आपकी तरफ से एक वेलकमिंग वे हमेशा ओपन रहे। बाकी मैं उन लोगों को सपोर्ट करने की बिल्कुल कोई फेवर में नहीं हूँ कि जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं और आप उनके साथ भी कहें कि नहीं, इनसे भी मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर कोर्ट्स ने, पाकिस्तान के कोर्ट्स ने जिनको कह दिया है कि ये मुजरिम हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए और इनके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशंस चल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो आप मतलब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिर भी आप किसी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि उनके साथ भी बहुत ज़्यादा आपको नरम दिली से और सरफ करना चाहिए। फिर तो आपको पता है कि फिर आप जितने भी मुजरिम हैं जो कि किसी न किसी तरह कानून की जद में है, जेलों में है और मुख्तलिफ केसेस भुगत रहे हैं, तो फिर आप उनको भी इसी तरह से कोई वे आउट दे दें कि ठीक है
थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ कर लिए तो कैसी बात नहीं है, उनके साथ बड़े तहम्मुल से बात करना चाहिए। वंस यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, तो आप ऑब्वियसली फिर उसके बाद कानून का सामना करें बजाय एस्केप करने के। तो मेरा ये, मैं उन लोगों को बिल्कुल मुखातिब नहीं कर रही हूँ कि जो मुजरिम साबित हो चुके हैं। जबकि पॉलिटिकली अगर हम देखा जाए तो पॉलिटिक्स के अंदर चाहे किसी भी कैपेसिटी के अंदर हो, आपका जितना भी जो पूरा प्रोसेस चलता है वो एक दो शख्सियात के ऊपर चलना भी नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपकी पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो किसी लिहाज से नाअहल हैं और किसी लिहाज से कानून की जद में नाअहल हैं, तो उनको स्टिल आप अपना पॉलिटिकल लीडर अगर मान रहे हैं और उन्हीं को अपना हर केस फॉरवर्ड करने के लिए उन्हीं को बार बार नॉमिनेट कर रहे हैं, तो फिर ये बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये उनकी विजडम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा लो लेवल ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, देखिए चाहे हम आज अपनी मैं ज़्यादा अब इस पॉइंट पे ज़्यादा अपनी अपोजिशन को कसूरवार ठहराना चाहूँगी, क्योंकि अपोजिशन के पास इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त स्टेज सजा हुआ था, जिस वक्त वो हुकूमत को बहुत बुरी तरह मेलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पूरा का पूरा जो उनका डिस्कोर्स था दैट वाज रिवॉल्विंग अराउंड देमसेल्फ एंड देयर ओन इंटरेस्ट। इस वजह से नॉर्मल या जनरल पब्लिक की तरफ से उनको कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिल सकी, कोई ख़ास पजीराई नहीं मिल सकी। तो जब हमारे यहाँ मीनिंगफुल, जब हमारे यहाँ पर्पसफुल डिस्कोर्स जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होती हैं वो ना ख़त्म हो जाएं और बहुत ही महदूद लेवल पे अगर आप बात करना शुरू करें, तो ऐसी जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं उनका कोई खातरख्वाह नतीजा नहीं निकलता है। जब तक आप इसमें लोगों को ये एहसास नहीं दिलाते कि हम आपकी बात कर रहे हैं और आपका ही इसमें फ़ायदा है, जब तक लोग आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। लोगों को आप थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमेशा के लिए बेवकूफ़ बनाना तकरीबन नामुमकिन होता है, अनलेस कि वो बनना चाहने पर खुद ही तैयार हों, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा, जितने भी आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बहुत ही लाउड और रूड होते हैं, और ये एक तरह का मैसेज देते हैं कि आप बाकी तमाम लोगों को ये अलाउ कर रहे हैं कि वो भी अपने अपने जिस ऑथराइज पोजीशन में मौजूद हैं वो भी लाउड एंड रूड हो सकते हैं। तो जो पोलाइटनेस है, जो एक दूसरे को सुनने का सब्र या हौसला है, ये हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इसमें मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा किरदार हमारे मीडिया का है, जिसमें बाकायदा 2 से 4 घंटों के दौरान तकरीबन 2 अपोजिट पार्टीज़ को बिठा के उनको बाकायदा लड़वाया जाता है और फ्यूलिंग की जाती है कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा हो। और बिल्कुल आप 1 घंटे का प्रोग्राम देख के उठें या आधे घंटे का प्रोग्राम देख के उठें, आपको लगेगा कि ये गुफ्तगू इज़ गोइंग नोवेयर, और सिर्फ आप सुनते चले जा रहे हैं और आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, यू आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। तो ये जो इतना लाउड आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये रूड आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये भी हमारे पॉलिटिकल कल्चर को पूरी तरीके से तबाह कर रही है। अच्छा, बैशिंग अगेंस्ट ऑल इंस्टीट्यूशंस, सबसे ख़तरनाक चीज़ जो रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है और करवाई गई है ऑन पर्पस, वो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रही, बल्कि जो इंस्टीट्यूशन अगर अपनी कैपेसिटी में फैसला कर रहा है या कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट जो बैशिंग है, और ख़ासतौर पे उनके जो भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको ब्लैकमेल करना, उनके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, और फिर उनको उनकी पुराने कोई ना कोई जो अनएथिकल इश्यूज या वो भी इश्यूज जो उनके ख्याल में उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में किए हैं और अगर वो पब्लिकली कर दिए जाएँ तो उनके लिए अनकम्फर्टेबल हो, ये तमाम जो कल्चर डेवलप हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि ये आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एक तरीके से अवाम की, कि अवाम भी यही सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगी और जहाँ जहाँ हमें जिस कैपेसिटी में मौका मिलेगा हम लोगों को इसी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे, उनकी पुरानी चीज़ें निकाल के, उनके पुराने बयानात निकाल के उनको शर्मिंदा करने की पब्लिक में कोशिश करेंगे, जबकि हो सकता है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल कैपेसिटी में किया हो। तो बहरहाल कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जब तक कि उसकी कोई ऐसी जिम्मेदारी ना हो, वो अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने आउट ऑफ ऑफिस आवर्स में जो कुछ कर रहा है उसके लिए आवाम को आंसरेबल नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ उसको भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि अगर किसी एक पॉलिटिशियन की या किसी सेलिब्रिटी की डिवोर्स हो गई है तो आप उसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियोस बना देते हैं कि इसका बैकग्राउंड ये था, इनका अफेयर इससे था, तो फिर से बीच में कोई दूसरा आया और उसके बाद जो है वो शादी ख़त्म हुई, फिर दूसरी शादी हुई। ये तमाम हमारे कंसर्न्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनसे हम लोगों को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। हमारा कोई भी मसला, चाहे वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारी महंगाई का मसला है,
चाहे वो हमारे यहाँ इवन अनएथिकल जितना भी इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड नहीं है। जब तक हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स ड्रॉ नहीं कर लेते उस वक्त तक हमें ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हमें किस चीज़ पे बात करनी है, ये रिएक्ट करना है और किस पे नहीं करना है। तो दिस इज़ समथिंग सीरियसली लैकिंग विद इन आवर सोसाइटी कि हमें पता नहीं है कि हमें किन किन उमूर पे बात करनी है और किस पे हरगिज़ नहीं करनी, जो कि किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। नो वन इज़ प्रॉफिटिंग मच, मतलब किसी को भी इससे फ़ायदा नहीं हो रहा कि अगर बहस बराए बहस ही चली जा रही है और आप महंगा तरीन एयर टाइम जो है इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर बात ख़त्म नहीं हो पा रही है और कोई मुनासिब कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा उस तमाम डिबेट का जो आपने जनरेट कराने की सो कॉल्ड कोशिश की है सिर्फ आपने MNAs MPs को ऑनलाइन लेने के बाद, तो जाहिर है इसका कोई हल नहीं निकलता सिवाय इसके कि आपके चैनल को रेटिंग मिल जाती है और उन MNA MPs को अपनी शक्ल दिखाने के लिए मीडिया में टाइम मिल जाता है। अच्छा, मच फोकस ऑन डेमोनाइजिंग एंड डिफेमिंग ओपोनेंट्स, ये मैं बता चुकी हूँ। हम बहुत ज़्यादा डेमोनाइज कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जो हमारी तरह नहीं सोचते या हमारी तरह काम नहीं कर रहे। डेमोनाइज करने यानी कि जो लान तान करना और एक बिल्कुल आप जैसे सोचे कि बिल्कुल ही ख़तरनाक कोई ईवल बना के पेश कर देना अपने तमाम ओपोनेंट्स को, चाहे आप किसी भी कैपेसिटी में हो, गवर्नमेंट में हो या नहीं हो। ये एक बहुत ही गलत एक ट्रेंड है। पॉलिटिक्स में हमेशा बात उसूलों के ऊपर होनी चाहिए और बात होनी चाहिए कि एजेंडा क्या है, किस मकसद के लिए हम लोग पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं। अगर तो वाकई कोई पर्सनल आपका इंटरेस्ट होगा तो आप यकीनन पर्सनल अटैक्स ज़्यादा करोगे, आप दूसरे को जहनी तौर पे इतना जिच कर दोगे कि वो कोई बहुत एक्सट्रीम जो है वो डिसीजन ले ले। लेकिन अगर आप बाकी इश्यूज़ पे बात करना चाह रहे हैं, किसी मसले को हल करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो आप पर्सनल नहीं होंगे। आप कोशिश ये करेंगे कि दूसरे की भी एक मिनट के लिए भी तवज्जो इशू पे से ना हटे। जबकि अगर आपका कोई इशू से जो कि अवाम से रिलेटेड है उससे बाकी में कोई सीरियसली आपका कोई कंसर्न नहीं है, तो आप कोशिश ये करोगे कि इशू के ऊपर आप आओ नहीं, आप पहले ही पर्सनली इतना ज़्यादा बैशिंग और इस तरीके से दूसरे को गुस्सा दिलाने की कोशिश इतना ज़्यादा करोगे ताकि उसकी भी तवज्जो जो कि मसाइल को हल करने की पोजीशन में है, उसकी तवज्जो जो है वो सही मसले से हट के आपके मसले के गिर्द ही घूमते रहे और वो तंग आके ये है कि अच्छा भाई एक पॉइंट पे आके कि ठीक है हम कोई इसमें मुआहिदा कर लेते हैं कि बात भी ख़त्म हो जाए और मामला कम अज़ कम किसी तरीके से आगे बढ़े। तो ये तमाम बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड्स हैं हमारे जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, जिसने हमारा सोसाइटल कल्चर भी है बिल्कुल पूरी तरह तबाह कर दिया है। हम जो मर्ज़ी होती है जिसको कहते हैं कि मुंह उठा के बोलने के आदी बन चुके हैं। ये सोचे बगैर कि हमारा एक एक लफ्ज़ जो होता है वो एक असर रखता है और वो असर आपकी अपनी शख्सियत और सोच पे भी रखता है। ज़ाहिर है अगर मुसलसल आप नेगेटिविटी पाल रहे हैं, टॉक्सिसिटी अगर आपके दिमाग में मुसलसल है, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिज़िकल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि अल्फाज जो होते हैं, साइकोलॉजी ये कहती है कि जितने भी आप जो अल्फाज सोचते हैं वो ख़ास किस्म के केमिकल्स जो हैं उसके ज़रिए आपके स्पेशली जो स्टमक है और लिवर्स हैं को डैमेज करने का सबब बनते हैं बिल्कुल स्लोली। जितना आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा आपके हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उसके बाद आपकी शख्सियत ज़्यादा एक तो ज़्यादा पॉपुलर होती है बिकॉज यू आर हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन और आप चीज़ों को इंटेंस किए बगैर हल करने पे यकीन रखते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर सॉल्यूशन की तरफ आने की कोशिश करूँगी क्योंकि कल मैं यूट्यूबर्स की जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, उसको मैं थोड़ा सा वॉच किया, पूरा नहीं देख सकी, लेकिन मैंने उसमें देखा कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि बाय प्रोफेशन सर्जन है और फेलोशिप भी उनकी पाकिस्तान में और इंग्लैंड वगैरह से है और बहुत एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के अंदर। और उन्होंने एक रिटायरमेंट के बाद अपनी फील्ड को चेंज किया और अब वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और सॉफ्ट स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स जो है वो उसको ट्रेन करते हैं उस पर। उनके जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने सबको बुला के कहा कि आपका यूट्यूब पे जितने लोग अपेयर होते हैं उनका एक ख़ास एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से हम किन किन एरियाज़ में काम कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि हमें इस पावर को आप अपने फेवर में इस्तेमाल करना चाहिए कि हम एक बिल्कुल सस्ते मीडियम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच भी कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वाई नॉट इन अ गुड वे। तो जो जावेद इकबाल साहब हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, उन्होंने इस पे
प्राइम मिनिस्टर को नोटिफाई कराया कि हमारे यहाँ जो आपका भी एक एजेंडा था और यकीनन सबका ही एजेंडा होना चाहिए कि पाकिस्तानियों को कौम कैसे बनाए। तो उसके लिए जो उनकी सजेशंस थी वो तो बहुत सारी थी, लेकिन अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो उनका ये कहना है कि, और जो मैं भी इसमें कन्विंस हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी डिस्कस करूँ कि हमारे पास अब बाकायदा एथिकल गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट्स लाजमी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जब हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास गाइडलाइंस हो, बल्कि हम अपने अपने प्रोफेशन में भी जहाँ हम साइन कर रहे हों अपनी जॉब के लिए, अपॉइंटमेंट लेटर साइन कर रहे हो, वहाँ पे हमें बाकायदा इस बारे में पहले ब्रीफिंग दी जाए अलॉन्ग विथ ऑल द डूज एंड डोंट्स, जो कि हमें अपनी पर्टिकुलर जो भी हमारा प्रोफेशन है उसमें वो रहते हुए नहीं करनी। नंबर टू, और ये सारे लोगों के लिए, नंबर टू, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो सिविल सर्वेंट्स की तरह ट्रेन होके आने चाहिए पॉलिटिक्स में। यानी जिस तरह एकेडमीज़ हैं सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए, उसी तरीके से इवन आप आर्मी में चले जाएं या जितने भी रिस्पॉन्सिबल जॉब्स हैं जहाँ पे आप फॉरेन सर्विस के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बाकायदा एकेडमी के ज़रिए ट्रेन किया जाता है। जबकि हमारे पॉलिटिशियंस बाज़ दफ़ा तो सिर्फ ड्राइंग रूम से उठ के डायरेक्ट आपके लीडर बन जाते हैं, और किसी एक पर्ची के ऊपर लीडर बन जाते हैं, तो किसी एक फ़ोन कॉल के ऊपर लीडर बन जाते हैं। तो वाई नॉट कि उनको भी बाकायदा ट्रेनिंग के ज़रिए तकरीबन उतनी 10-11 महीने की ट्रेनिंग हो, और जिसमें उनको तमाम डेकोरम समझाया जाए कि एज अ पॉलिटिकल लीडर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये आपकी लिमिट्स हैं। इसलिए क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। तो एक ये भी बहुत अच्छा एक सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए इस स्टेज पे जब बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। नो मैटर वी आर फेसिंग सो मच हर्डल्स इन बिटवीन, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें सही होने में टाइम लगता है, और वी मस्ट बी टॉलरेंट इनफ टू गो थ्रू ऑल सच चेंजेस, क्योंकि चेंज कोई ऐसा अमल नहीं होता कि एकदम ऑन एंड ऑफ हो गया और बस डन हो गया। आप अगर अपना रेजिडेंस भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए पहले सर्वे होता है, फिर आप बहुत सोच विचार के बाद एक जगह सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें जाके रहना शुरू करते हैं, उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट के बहुत सारा टाइम लगता है। तो चेंज जो होता है इट्स नेवर कम स्लो और इजी, हमेशा आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम और थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अपने आप को नए लिहाज से, नए तकाज़ों के मुताबिक ढालने में। तो ये दो सजेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं कि एथिकल गाइडलाइंस बहुत ज़रूर होनी चाहिए जिस भी कैपेसिटी में आप पब्लिक स्फेयर में हो या प्राइवेट स्फेयर में भी हो। इवन ये गाइडलाइंस वैसे हमें कुरान पाक में दी हुई हैं, लेकिन हम इसको लीगली अगर कर दें इनकॉर्पोरेट, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि हमें कुरान पाक ये भी सिखाता है कि पर्सनल कैपेसिटी में भी आपको तमीज़ से रहना है, सिविलाइज रहना है और बिहेव करना है, और सब रिश्तों को, हायरार्की को, सबको फॉलो करना है, और इस तरह के डिसिप्लिन हो घर के अंदर। इसी तरह घर से निकलते ही, चाहे आप अपनी गली में हो, सड़क पे हो, शहर में हो, या पूरे मुल्क का नुमाइंदा बन के घूम रहे हो, आप अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर उन्हीं तमाम एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करें जो कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कुरान पाक की जो टीचिंग्स है वो दे रही है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर कैपेसिटी में एथिकल गाइडलाइंस को फॉर्म करके बाकायदा साइन करवाना, उसके ऊपर अमल करवाना। जो इदारे हैं उनका काम है, चाहे वो लॉ मेकिंग एजेंसीज़ हैं, चाहे वो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तमाम को इसमें शामिल करना चाहिए। चाहे हमारा मस्जिद का इदारा है, ये बहुत पावरफुल इदारा है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको शायद उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जो ट्रेनिंग है पॉलिटिशियंस की ख़ास तौर पे, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा एक सर्कल होता है जिसको लोग मुतासिर करते हैं, उनकी ज़बान, उनकी चाल ढाल, उनकी बातचीत, उनकी सोच, नज़रिए, हर चीज़ को ट्रेन करने के बाद, यानी डिसिप्लिन करने के बाद आप भेजें, उसके बाद फिर वो अपनी पॉलिटिक्स जैसे करना चाह रहे हैं करें। लेकिन जब तक आप ट्रेनिंग के बगैर लोगों को भेजते रहेंगे तो हर तरीके का की लॉट हमारे पास मौजूद होगी, और इसमें हम कभी भी एक सिविलाइज्ड, एक फोकस्ड जो फॉर्म है वो नहीं बन सकेंगे। तो मेरे आज के वीडियो का मकसद यही था कि थोड़ा सा मैं रोशनी डालूँ कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और आखिर में उसको एक तरीके से कंक्लूड करने की कोशिश करूँ कि हम इसमें एक दो चीज़ें क्या अच्छी कर सकते हैं। आपका भी कोई और इसके हवाले से कोई और मशवरा है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।